Hello everyone, welcome to the lecture and we were at analytical school. हमने Bentham Austen में चले hard cover कर दिया थे. Today we are discussing Hans Kelsen. He was an Austrian jurist and he gave the theory, pure theory of law. And इसको Vienna School of Legal Thought भी बोला जाता है because he is from Austria. That is why. And so what is his theory? What is his law about? So let's see. He said that law as an order of human behavior. So law hota hai, as per him, law is a dynamic thing. Law is a dynamic subject. Law change hoti rehti hai. Human behavior pe depend karti hai. And the object of his theory is to free law from metaphysical myths. So जैसे यहाँ पे लिखा है ना pure theory of law. So as per Kelsen, law is just pure law. उसका किसी भी metaphysical myth का मतलब होता है so what is metaphysical? Metaphysics means a branch of philosophy जो कि deal करती है several principle of things से, उनके abstract से, उनके concept से. तो as per Kelsen, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. लॉ इज प्योर लॉ. लॉ इज व्हाट इट ऑट टू बी. जस्ट अ सेकंड. व्हाट डज लॉ ऑट टू मीन्स. तो इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने एक प्रपोजिशन से समझाया. मान लीजिए इफ एक्स हैपेंस देन वाई इज ऑट टू हैपन. अगर चोरी हुई है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी. So this is what it is. Law ought to be. तो this is what his theory is. And वो ये भी बोलते हैं कि law does not attempt to describe what actually occurs. अब वो जो चोरी हुई वो क्यों हुई, उसके पीछे किसी ने चोरी करी, उसको भूख लग रही थी, मान लीजिए रोटी चुराई, उसे भूख लग रही थी, या फिर उसके पास पैसा नहीं था वो इसीलिए चोरी कर रहा था, या कोई और मॉरल ग्राउंड था, मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी. इट डज नॉट मैटर. उसने चोरी करी, चोरी करना गलत है, लॉ ये है तो उसको सजा मिलेगी. ought to be. So this is his pure theory of law. अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज बताई, दैट इज नॉर्म एंड ग्रंड नॉर्म. तो हिज थ्योरी इज दिस ग्रंड नॉर्म, जो कि ये बहुत पूछी जाती है. तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. अब हम आए हैं ग्रंड नॉर्म पे. नाउ क्या होता है? सो ग्रंड नॉर्म इज लॉ इज हायरार्की ऑफ नॉर्म एंड द सुप्रीम नॉर्म. तो नॉर्म नॉर्म से मैं आपको समझाती हूँ. सो नॉर्म होता है, नॉर्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्ट ऑफ विल दैट समथिंग ऑट टू हैपन. यानी कि जो चोरी हुई है, अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें जो ऑट की प्रपोजल थी, यानी कि दैट इज नॉर्म. हुआ क्या? चोरी. चोरी कहाँ पे कोडिफाइड है? आईपीसी में. ये एक नॉर्म है. लेकिन व्हाट इज ग्रंड नॉर्म? तो वो कहते हैं कि एक जो चीज हुई, कुछ भी हुआ, वो कहीं ना कहीं से निकली है. वो कहाँ से निकली है? वो ग्रंड नॉर्म से निकली है. मतलब कि ये समझ लीजिए लॉ, मतलब ग्रैंड नॉर्म में कैसे समझाऊं? अगर आप इंडिया में देखें तो सारी लॉज कहाँ से निकली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकली है. अब ये सबकी अपनी अपनी थ्योरी. आप कह सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर से निकली है या फिर हमारे प्रीएम्बल से निकली है, क्योंकि सारी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये जो सारी चीजें हैं उनको ध्यान में रख के निकली है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ इंडिया. इसी तरीके से हर देश का अपना अपना ग्रैंड नॉर्म है, अपने नॉर्म्स है. तो वो नॉर्म कहाँ से निकल रहा है? वो ग्रैंड नॉर्म से निकल रहा है. तो उस तरीके से आपके देश की लॉ चलेगी. So this is what this when he is saying here, law is hierarchy. Grand norm is hierarchy of norms and the supreme norm. So grand norm is the supreme norm और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये जितने भी बाकी जो नॉर्म्स हैं. तो ये उनकी थ्योरी है. अब अब इसको अब बाद में ये है कि इन्होंने इसको ऑस्टिन की थ्योरी से कैसे डिफर किया. बाकी ये पॉजिटिव स्कूल ही है. इन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉ को पूरा सपोर्ट किया, जैसे कि बेंथम ने किया, जैसे ऑस्टिन ने किया. लेकिन ऑस्टिन ने क्या बोला कि एक सॉवरन है, सैंक्शंस एंड कमांड एंड सॉवरन. तो इन्होंने यहाँ पे कैल्सन ने बोला कि सॉवरन वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. और इंटरनेशनल लॉ एक सुप्रीम लॉ है, जो कि ऑस्टिन ने नहीं मांगा था. एज पर ऑस्टिन, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ. तो एज पर हिम, एज पर कैल्सन, इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है. और सॉवरन की थ्योरी इन्होंने हटा दी, क्योंकि उसमें सॉवरन की थ्योरी में एक कमांड है. मतलब कि सॉवरन ने बोल दिया तो जबरदस्ती है कि आपको वो लॉ मानना ही पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है.
उनके कैल्सन के हिसाब से लॉ क्या है? लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ अ पर्सनल सॉवरेन, बट वो एक हाइपोथेटिकल जजमेंट है जो कि which visits with a sanction for the non observance of the code prescribed. मतलब कि वो सब कुछ कोड में है, अगर ऐसा है वो ग्रैंड नॉर्म के हिसाब से चलता है, ये नहीं कि किसी सॉवरेन ने कुछ बोल दिया तो वो वैसे ही चलेगा, इसीलिए इन्होंने सॉवरेनिटी की थ्योरी नहीं मानी। और कैंसल ऑल्सो डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एज एन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉ। उनके हिसाब से मतलब स्टेट ही लॉ बनाता है, और ऑस्टिन ने तो मतलब स्टेट कोई सॉवरन को ही बोल दिया था, इस ये जो बोलेगा वो होगा नहीं, जो कोडिफिकेशन है, जो ग्राउंड नॉर्म है, जो लॉ बनी है उसके हिसाब से होगा। और जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जैसे मैंने बताया था कि कोई मेटाफिजिकल मिस्ट हटा दी थी इन्होंने, तो ऑस्टिनियन की थ्योरी में एक साइकोलॉजिकल चीज थी। वो साइकोलॉजिकल चीज क्या थी? कि आपके दिमाग में बैठ गया है कि सॉवरन का कमांड तो मानना ही मानना है। क्यों मानना है? वो गलत हो सही हो, मानना ही है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली एक डर है। ऑस्टिन की थ्योरी में एक डर था, लेकिन यहाँ पे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में केल्सन ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉ इज प्योर लॉ, उसका साइकोलॉजिकल एलिमेंट और मॉरल एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर चोरी करी है तो की है, अगर उसके पीछे कोई मॉरल रीजन है इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी नहीं हुई। उनकी थ्योरी में कोई डर नहीं है, कोई फियर इन्वॉल्व नहीं है। ऑस्टिन की थ्योरी में एक सॉवरन का फियर इन्वॉल्व है। एज कॉन्सर की थ्योरी इज एक फोर्सेबल डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी है। और ये मान रहा है कि और दूसरा क्या है कि कस्टम्स डिनाई करे थे ऑस्टिन ने, लेकिन कैल्सन की थ्योरी कस्टम्स को मानती है, इंटरनेशनल लॉ को मानती है। तो ये कैल्सन का हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये चारों चीजों का एक करके एक रिवीजन करा दूंगी, उसके बाद हम हिस्टोरिकल स्कूल पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।